देखिए, हमारे सामने एक विषय खड़ा है इस समय। हमने खबरों में ये देखा, अक्सर चर्चा में ये चल रहा है कि दुनिया भर में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाए जा रहे हैं। टैरिफ सिंपल भाषा में, जो भी चीज़ें आपके मुल्क में एंटर कर रही हैं उन पर आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके मुल्क से एग्ज़िट कर रही हैं उनके ऊपर आप एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगा रहे हैं। आप इन सबको टैरिफ के रूप में देख सकते हैं। इस समय अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है वो मेनली इंपोर्ट ड्यूटीज़ की फॉर्म में लगा रहा है। मतलब मान लीजिए कि अगर उन्होंने 100% टैरिफ लगाया चाइनीज़ आइटम पे, सपोज करो 100% टैरिफ है, तो आप इसको कैसे समझोगे? आप इसको ऐसा समझोगे कि मान लीजिए कि ₹100 की आइटम है जो चाइना ने बनाई और वो चाइना से निकल के यूएसए में एंटर होगी, तो 100% टैरिफ है तो चीज़ हो जाएगी ₹200 की। अमेरिका में एंटर होते समय कितने की हो जाएगी? 200 की। अगर 25% टैरिफ है तो हो जाएगी 125 की। अब ये ₹100 पे तो 125 सुन रहा है। अब जब आप इन आइटम्स को इमेजिन करिए, ये आइटम 1,00,000 करोड़ की हैं तो अब अगर 100% टैरिफ है तो ये 2,00,000 करोड़ की हो जाएंगी। मतलब वो जो एक्स्ट्रा 1,00,000 करोड़ है वो अमेरिका को मिला बतौर टैरिफ, टैक्सेस। तो फिर अगली स्टेटमेंट आती है डोनाल्ड ट्रंप की कि यू हैव टू ऑप्शंस। वो तो बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, भगवान जाने कैसे बोलते हैं, अलग बोलते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कम टू अमेरिका, प्रोड्यूस हेयर। यहाँ आके प्रोडक्शन करो, हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ करो, हमारे यहाँ ज़मीनें खरीद के फैक्ट्रियाँ लगाओ, हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार दो, एम्प्लॉयमेंट दो, स्किल डेवलपमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। आओ यहाँ बनाओ, अच्छे इंसान हो, आओ। अगर अमेरिकी बाज़ार इस्तेमाल करना चाहते हो, अमेरिकी लोगों को बतौर कंज्यूमर चीज़ें खिलाना चाहते हो, यहाँ आके बनाओ। लेकिन अगर आप कहीं भी और बनाना चाहते हैं, जो कि आपका प्रेरोगेटिव है, वो आपकी चॉइस है, मैं आपको नहीं रोकता, तो बनाओ। लेकिन अमेरिकी बाज़ार में अगर आपकी वो आइटम घुसेगी तो उस पर लगेगा ये वाला टैरिफ। और उससे भी मैं वही करूँगा जो मैं पहले काम से करने वाला था। आपको मैंने कहा यहाँ आओ, रोज़गार बढ़ाओ। अब आप नहीं होगा मेरे यहाँ बना रहे, आप बाहर से बना के भेज रहे हैं, मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा। उस टैरिफ से मुझे कमाइयाँ होंगी और मैं वो कमाइयाँ अपने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट पे लगाऊंगा, एजुकेशन पे लगाऊंगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाऊंगा। हम अपना कर्जा उर्जा उतारेंगे, तरक्की की तरफ जाएंगे, मैं यहाँ पे निवेश करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाऊंगा। अल्टीमेटली अमेरिका फर्स्ट। अब हमारे लिए अमेरिका फर्स्ट है, हम उसके अलावा कुछ भी और सोचते नहीं। तो टैरिफ 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 दुनिया भर में एक बात हो रही है। अब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो अमेरिका ने कहा डू नॉट कॉल इट टैरिफ, इट इज़ अ रेसिप्रोकल टैरिफ। वो ये कहता है कि अमेरिका पे सालों से सारे मुल्क टैरिफ लगा रहे थे, यानी कि अमेरिकन प्रोडक्ट जब उनकी कंट्री में एंटर होते हैं तो वो कंट्रीज़ उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही थी, जिसके कारण ही आप देख सकते हैं। शुरुआत में भारत का भी उदाहरण ले लें, अमेरिकन गाड़ियाँ भारत में प्रवेश करती हैं, कितनी महंगी हो जाती है। हार्ले डेविडसन कितना महंगा हो जाता था। तो ये नतीजा है टैरिफ का ही, ये नतीजा है टैरिफ का। इंपोर्टेड गाड़ियाँ भारत में बहुत महंगी। अगर आप देखें तो आप यूनाइटेड अरब अमीरात जाते हैं, आम ही पुलिस वहाँ पे लैंड क्रूज़र 300 लेके घूमती रहती है। अब आप वहाँ पे उसकी कीमत देखें और भारत में देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क। आपका मन करेगा क्या ही बात है, 2-2.5 लाख का किराया लगेगा पानी वाले जहाज़ का, अभी एक गाड़ी दुबई से खरीद के बुक करके भारत भेज देता हूँ, बहुत सस्ती पड़ रही। सही बात है, भारत में जैसे ही एंटर होने लगेगी इतने % की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है कि वो उतनी हो जाएगी जितनी इंडिया में खरीदने पे पड़ेगी। इस वजह से भारतीय बाज़ार को ग्रोथ मिले, भारतीय कार मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिले, भारतीय एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट मिले, इस वजह से इंपोर्ट ड्यूटी भारत भी लगाता है। तो दुनिया भर की कंट्रीज़ टैरिफ का इस्तेमाल करती रहती हैं। उनका एजेंडा होता है अपने मुल्क में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, अपने यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कराना, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाना, रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ कराना, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेवलप करना, ये सारा एक इंडस्ट्रियल बेस खड़ा करना, अच्छा सिस्टम बनाना। तो वो टैरिफ लगाते हैं। तो ट्रम्प कहते हैं कि दुनिया भर की कंट्रीज़ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे हैवी टैरिफ लगाती रही हैं और हम बदले में ऐसा नहीं करते रहे। लेकिन अब हम चुन चुन करके जितना टैरिफ वो लगाते हैं, हम भी एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का काम करेंगे। उसके लिए उन्होंने अपना एक फार्मूला भी बना करके चल रहे हैं। वो फार्मूला वो इसी तरह से चल रहे हैं कि जितना भी उस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, उस कंट्री के साथ हमारा जितना भी ट्रेड डेफिसिट आया वो ऊपर रख लें आप न्यूमरेटर में, और उसको डिवाइड करें टोटल जो भी ट्रेड है डिनोमिनेटर में, और इनटू 100% से कर दें, और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए।
वो डिवाइड बाय 2 करने के बाद जो फिगर आएगी उतना हम टैरिफ लगाएंगे। इट्स अ रेसिप्रोकल टैरिफ। कई विशेषज्ञ इस फॉर्मूले पर भी सवाल कर रहे हैं। मेन आइडिया यहाँ पर सिंपली ये है कि ट्रंप इस समय रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं। अब उसके जवाब में सारे मुल्क भी काउंटर टैरिफ लगा रहे हैं, तो दुनिया भर में टैरिफ लग रहा है। सिंगापुर के वहाँ सिंगापुरियन प्रेसिडेंट ने इस बात पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया में एक न्यू ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं उसको। वो वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा था कि दुनिया भर में एक ऑर्डर आया था जिसके तहत कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आई थी। उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की देखरेख में दुनिया भर में फ्री ट्रेड, फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री एक्सचेंज ऑफ पीपल हो रहा था। लोग आ जा सकते थे इधर उधर, व्यापार हो रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन हम वापस से फिर प्रोटेक्शनिस्ट रिजिम की ओर वापस जा रहे हैं। वो ऑर्डर बदल रहा है, कोई नया ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। इससे दुनिया भर में बहुत से बदलाव आएंगे और ये अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। ये उन्होंने चेतावनी दी है। होने वाला ये है कि अगर अमेरिका चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाएगा, चाइना अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाएगा, इंडिया पे अमेरिका टैरिफ लगाएगा, इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाएगा, सारे एक दूसरे पर टैरिफ लगाते रहेंगे, तो ओवरऑल इसकी वजह से होना ये शुरू हो जाएगा कि आज दिन तक ग्लोबलाइजेशन के कारण प्रोडक्शंस को जब हम ग्लोबली इंटीग्रेट कर पाए थे, उससे कई बेनिफिट्स हुए थे प्रोड्यूसर्स को। उन्हें रॉ मटेरियल बेस एक्सेस हुआ ग्लोबली, जहाँ पे ज़्यादा रॉ मटेरियल, उन्हें स्किल्ड लेबर एक्सेस हुई ग्लोबली, उन्हें टेक्नोलॉजी एक्सेस हुई ग्लोबली, उन्हें कैपिटल और फंड्स एक्सेस हुए ग्लोबली। इन सब चीज़ों को एक्सेस करने के कारण ही इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स इतने मास स्केल पर प्रोड्यूस किए गए कम कीमतों पर, और दुनिया भर का लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हुआ। इसी की वजह से कंपनीज़ ने इतनी ग्रोथ की, और कंपनीज़ की उस ग्रोथ के साथ सभी लोगों ने ग्रोथ की। उन कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाने शुरू किए, तो लोगों ने उन कंपनीज़ के प्रॉफिट्स प्रोफाइल को देख करके उन कंपनी में शेयर होल्डिंग लेनी शुरू की। वो कंपनियाँ इक्विटी मार्केट में लिस्टेड हुई शेयर बाज़ार में, तो उनके इक्विटी शेयर्स, और उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हुए। आपने स्टॉक्स लेने शुरू किए, म्यूचुअल फंड्स लेने शुरू हुए। दुनिया भर में उन कंपनियों ने पैसा बनाया, वो पैसा बैंकों में जमा हुआ, बैंकों ने उसी पैसे को सर्कुलेट किया, दुनिया भर को लोन दिया, और उसी लोन से कई नए उद्योग धंधे पनपे, लोगों को रोज़गार भी मिला, पैसा भी मिला, कैपिटल फॉर्म हुआ, स्टॉक्स बिल्डअप हुए। ये सारा एक जो चक्र चला वो ऐसे इसलिए चला कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाइयाँ हुई, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे बने, वो मुनाफे निवेश किए गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी के वाया लाने की कोशिश की गई, कम से कम कीमतों पे अच्छी क्वालिटी के वाया लाने की कोशिश की गई, अच्छे स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए गए, क्वालिटीज़ अश्योर की गई, और दुनिया भर के दूर दराज इलाकों को पेनिट्रेट किया गया। चाहे वो मोबाइल टेलीफोनी की बात हो, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम्स की बात हो, आज आप 5G तक पहुंच चुके हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो सिस्टम ऑफ ट्रांजिशन ट्रांसपोर्ट के मोड्स की बात हो, आज रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, आपके सामने ही हैं। आज आप हाइपर लूप्स की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन्स की बात करते हैं, आप इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो ग्लोबली अगर देखा जाए तो एक इंश्योरेंस नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क, फाइनेंशियल नेटवर्क, ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नेटवर्क, ई कॉमर्स नेटवर्क, ये सारी चीज़ें डेवलप होने के बाद आम व्यक्ति के जीवन को बेहतर करने का प्रयास किया गया। ओवरऑल ग्लोबली वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ हुए हैं, कंजम्पशन पैटर्न में बदलाव आया है, लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के बदले हैं, गाड़ियों की तादाद बढ़ी है, 2 व्हीलर की तादाद बढ़ी है, लोग सहज जीवन की ओर बढ़े हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का कंजम्पशन कई स्केल तक बढ़ा। ये सारी चीज़ें, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनिंग आज बड़े पैमाने पर दुनिया भर में कंज्यूम हो रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वेल्थ क्रिएट हुई थी। वेल्थ इसलिए क्रिएट हुई थी क्योंकि वेल्थ क्रिएटर आए। वेल्थ क्रिएटर इसलिए आए कि वेल्थ क्रिएट करने के रास्ते में जो चीज़ें चोकिंग इफेक्ट करती थी, ग्लोबलाइजेशन ने उन्हें रिमूव किया था। उन ऑब्स्ट्रक्शंस को ग्लोबलाइजेशन ने रिमूव किया था। जो टेक्नोलॉजिकल लैक था वो फिर फुलफिल हुआ, टेक्नोलॉजिकल लैक खत्म हुआ। जो स्किल डेवलपमेंट की कमी थी वो स्किल भी फिर डेवलप हुआ, तो वेल्थ क्रिएशन होनी शुरू हुई, और वो क्रिएटेड वेल्थ दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट हुई, और उसकी वजह से लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ, लोगों की मांग बढ़ी, तो ग्लोबली कंजम्पशन बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा, इसलिए ग्लोबली प्रोडक्शन भी बढ़े, तो ग्लोबल जीडीपी राइज हुई है, ग्लोबल कंजम्पशन राइज हुआ है, ग्लोबल इनकम राइज हुई है, ग्लोबल पॉवर्टी डाउन हुई है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ये सारी चीज़ों में सुधार आया क्योंकि वेल्थ क्रिएशन हुई थी, और वो हुई थी ड्यू टू द वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन।
ये सारी चीज़ें डिसरप्ट होंगी अगर इस तरह से टैरिफ वॉर्स चलनी शुरू हो जाएंगी। हमने जो बहुत मेहनत से हासिल किया है वो धीरे धीरे वापस से हम पिछले दौर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो फाउंड्रीज, उनका सपोर्टिव नेटवर्क, एंसिलरी इंडस्ट्रीज, एक इंडस्ट्री लगती है उसको सपोर्ट करने के लिए कई इंडस्ट्रीज लगती है वहाँ पे। वो कम्युनिटी का वो स्किल सेट, जैसे कहीं पर आईफोन बन रहे हैं तो वहाँ पे एक स्किल्ड वर्किंग पूल एग्जिस्ट कर रहा है, मान लीजिए चाइना ही, द स्किल्ड पीपल आर देयर। रातों रात आप दुनिया के किसी और कोने में उसी टेक्नोलॉजी और उसी प्रोडक्ट से एसोसिएटेड स्किल्ड लोगों को खड़ा कर दें, इट्स नॉट दैट ईजी। लेकिन तो ऐसे में आईफोन की मजबूरी है कि वो वहीं चाइना में प्रोड्यूस करे, तो अब तो चाइना पे लग गया 100% टैरिफ, 104% टैरिफ। तो अब अगर एप्पल वहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है मोबाइल, तो वो मोबाइल अमेरिका में एंटर होने समय कीमत क्या हो जाएगी? तो एप्पल के लिए किसी हाल भी वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगी वहाँ पे प्रोडक्शन, एप्पल को वहाँ से प्रोडक्शन शिफ्ट करनी पड़ेगी। दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन एप्पल के पास कौन है दुनिया में, ये बड़ा सवाल। एप्पल को ओवरऑल अपना प्रोडक्शन सेटअप शिफ्ट करना पड़ेगा, वर्क फोर्स शिफ्ट करनी पड़ेगी, नए सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन ढूंढने पड़ेंगे, लैंड एक्वायर करना, फाउंड्रीज लगाना, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन से फाइल्स क्लियर कराना, और दूसरी तरफ वहाँ से अलाइंड अब डिज़ाइनिंग सेंटर्स ढूंढने, मार्केटिंग सेंटर्स ढूंढने, नया कंज्यूमर बेस उसके नियर बाय तलाशना, ये सारी एक्टिविटी राइट फ्रॉम द स्क्रैच। ऐसे में हो सकता है एक बड़े स्तर की कंपनी की प्रॉफिट प्रोफाइल फ्यूचर की कमज़ोर हो जाए, और ये ऑब्जर्वर्स पहले ही एनालाइज कर रहे हैं। इसकी वजह से हो सकता है उनकी जो शेयर मार्केट प्राइजेज हैं वो गिरने शुरू हो जाएं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगे कि भविष्य में इनके मुनाफे कॉम्प्रोमाइज़ होने वाले हैं। ऐसे में वो कंपनी जब शेयर मार्केट में कमज़ोर परफॉर्म करेगी, इक्विटी में कमज़ोर परफॉर्म करेगी, तो उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लोगों को कि इस पर पैसा लगाया जाए। कंपनी के लिए फंड मोबिलाइज करना मुश्किल हो जाएगा, कैपिटल मोबिलाइजेशन मुश्किल हो जाएगा। कंपनी के लिए पहले ही चुनौतियां आ गई हैं कि नया बेस, नई फाउंड्री, नया सेटअप, ऊपर से ये सब पैसों से होता है, उसे एक्सेस करना और मुश्किल। उसे महंगे लोन लेने पड़ेंगे, होलसेल इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ेगा, वेंचर कैपिटलिस्टों के पास जाना पड़ेगा, जिन्हें हिस्सेदारियां बांटनी पड़ेंगी, मुनाफे ज़्यादा देने पड़ेंगे, कंपनी कमज़ोर हो जाएगी। इसी का असर R&D पे पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पड़ेगा, इनोवेशन पे पड़ेगा, वर्कर की वर्किंग प्रोफाइल से जुड़े हुए जो बेनिफिट्स हैं, एमोल्यूमेंट्स हैं, उन पर पड़ेगा, कमज़ोर होंगी चीज़ें। ये एक कंपनी की बात है, दुनिया भर की कंपनियों में ये बदलाव आ सकता है। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने यही आपको चेताया है, यही बताया है कि ऐसे दौर की तरफ हम वापस जा सकते हैं, कंप्लीट सप्लाई नेटवर्क दुनिया के डिस्ट्रॉट हो सकते हैं। इससे वो कह रहे हैं, कई विश्लेषक कह रहे हैं इससे आर्थिक मंदी का दौर आ सकता है। ओके, आपका पूरा का पूरा जो साइकिल रहता है इकोनॉमी का, एक फाइनेंशियल ईयर्स का, वो डिफरेंट क्वार्टर्स में, 4 क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 12 महीने का साइकिल 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक होता है, 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर टू द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तीन महीनों के 4 क्वार्टर माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, 6 महीने का समय होगा, 3 महीने तक, अगर आपका कंजम्पशन गिरा हुआ है, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक आपका कंजम्पशन कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, एक्सपेंडिचर गिरा हुआ है, कंजम्पशन गिरा माने एक्सपेंडिचर गिरा हुआ है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि रिसेशन के दौर में जा रही है इकोनॉमी। तो ऐसा ग्लोबली होगा, रिसेशन आएंगे। तो उस पर सवाल खड़ा हुआ कि क्या इस रिसेशन का भारत पे असर पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो कैसा असर पड़ेगा। उसमें एक चर्चा हुई कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, रिसेशन आया था, उसका ज़्यादा भारत पर असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो इकोनॉमिक रिसेशन फाइनेंशियल क्राइसिस कैटेगरी का था। उसका भारत पर ज़्यादा असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत अभी फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी को फॉलो नहीं करता, फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द रुपी को फॉलो नहीं करता। इस वजह से भारत पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, फुल रुपी कन्वर्टेबिलिटी या फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी क्या है? ये फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी क्या है? क्या भारत में फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी है या नहीं है? तो चलिए इसका जवाब देते हैं। सारा कहानी यहाँ पर रुकी है कि भारत आर्थिक मंदी से प्रभावित होगा, अगर होगा तो कितना होगा। चर्चा में ये बात चर्चा में आई कि भारत प्रीवियस रिसेशन के दौरान कम प्रभावित रहा क्योंकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस का नेचर का क्राइसिस था, जिसका असर भारत पे उतना नहीं हुआ क्योंकि भारत बचा रह गया, क्योंकि भारत में फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी नहीं थी। तो क्या ये वाला रिसेशन अगर जो आएगा तो भी भारत बचा रह जाएगा? इसमें से चर्चा निकल के आई फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी की, जो अपने आप में एक पूरा टॉपिक है,
ये फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी की डिबेट डिस्कशन अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए आइए हम फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी को समझें। कुछ नहीं, बहुत ईजी एकदम लेमैन के रूप में समझें। फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी ऑफ एनी कंट्री क्या होती है? इंडिया के मामले में तो रुपी है, तो फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी क्या होती है? सिंपल, ये किसी भी कंट्री की एबिलिटी है या ईज है। एबिलिटी या ईज क्या है? एबिलिटी या ईज कि जो भी कोई इंडिविजुअल्स, जो भी कोई कंपनीज, एनीबडी जिनके हाथ में वो करेंसी है, उस करेंसी को कितनी एबिलिटी या कितनी ईज के साथ वो दुनिया भर की करेंसीज के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। द ईज विद विच यू कैन कन्वर्ट योर करेंसी with the currencies of the other countries. The ease with which you can convert your currency with the currency of other countries. Okay? बीच बीच में ट्रम्प आते हैं, बाकी तो अपन वही हैं। अब इतना क्लियर, जैसे उदाहरण के तौर पे आपका दिल पूछना चाहता है सर ये क्या, तो आपके हाथ में मान लीजिए कि 1 लाख रुपया है और आपको घूमने फिरने के लिए जाना है संदीप को ऑस्ट्रेलिया। फोन आ गया है, कहते पहुंच जा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का $1 मान लीजिए कि 50 रुपए का है, तो 1 लाख रुपए के टोटल हो गए $2000। तो अब ये रहा 1 लाख रुपया संदीप का, ऐसे गया बैंक, जाके 1 लाख रुपया दिया, उनसे $2000 पकड़ लिया और $2000 लेके फुर हो गया। ना तो कोई जवाब देने पड़े संदीप को, ना संदीप को कोई परमिशन लेनी पड़ी, ना कोई अप्रूवल लेनी पड़ी। मतलब संदीप को ऐसा फील हुआ कि ये तो एकदम हलवा है। मेरा भारतीय रुपया तो फुली कन्वर्टेबल है, फुली कन्वर्टेबल इनटू द ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सो आई एम हियर वेरी इजीली, आई कैन वेरी इजीली कन्वर्ट माई रुपी इनटू ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी, फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। संदीप को बहुत कम मजा आया ये सब करके। ओके, संदीप को क्या आया? मजा। तो संदीप ने घर आके क्या बोला? इंडियन रुपी फुली कन्वर्टेबल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड और यूरोपियन यूरो, एनी करेंसी से फुली कन्वर्टेबल। घूमने जाना था, पढ़ने भी जाना हो सकता है, कभी पढ़ने भी जाते हैं, तो पढ़ने गए तो तब भी ऐसा होगा। वहाँ से घूम के आया संदीप वापस, यहाँ आके इंडिया में ऐसे बैठा हुआ है, और ये इसके बारे में बात चल रही है कि अपने पास 10 करोड़ रुपया है, यहाँ पे ज़मीन ले लेते हैं। तो संदीप कह रहा नहीं, फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में है, रियल एस्टेट वहाँ है, ज़मीन ऑस्ट्रेलिया में यूँ लूँगा, वही वाली लूँगा। ओके, तो 10 करोड़ रुपया लेकर के पहुँच गया बैंक। अब 10 करोड़ रुपये लेकर के पहुँच गया बैंक, तो कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलने चाहिए इसको टेक्निकली? हैं 5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 1 लाख बेटा, 1,000 डॉलर 50,000 रुपये में मिलते हैं, तो 1 लाख रुपए में $2000 मिले, तो 1 करोड़ रुपए में कितने डॉलर मिलेंगे? 2 लाख डॉलर। 2 लाख डॉलर, ठीक है। 1 करोड़ रुपए में कितने में? 1 करोड़ में। तो 10 करोड़ में कितने मिलेंगे? 20 लाख डॉलर। तो डर दे क्यों, बोल दे क्यों नहीं, लखा च ही मिलते यार, किधर नु तुरा फिरने, कोई 5 लाख कोई कुछ। 1 लाख रुपए के मिलते हैं 50,000 रुपये, समझ में आई? और 1 लाख, मैं भी मैनू ही तुम पागल आपने यार कहीं बना लिया। 1 लाख रुपए के मिलते हैं $2000, तो 1 करोड़ रुपए के कितने मिलते हैं? 2 लाख डॉलर। यहाँ से 1 करोड़ रुपए ले गए, पापा की रिटायरमेंट का, मम्मी की रिटायरमेंट का सारा माल उठा के ऑस्ट्रेलिया। 1 करोड़ ले गए, 50-50 लाख दोनों को मिले थे, और वहाँ जाके और ले लिया बैंक से 2 लाख डॉलर, और 2 लाख डॉलर ले जा करके वहाँ पे जो करना था कर लिया। यहाँ से लेके गए 10 करोड़ रुपया, तो कितना मिलेगा? 20 लाख डॉलर। ओके, चलो 20 लाख डॉलर लेने गया है बैंक में, इधर से निकल के आया अपने गांव से, सुल्तानपुर लोधी से, बैंक गया 10 करोड़ रुपए लेके, कह रहा चलो जैसे पिछले महीने दे दिए थे ना $2000, चल फटाफट 20 लाख डॉलर ला।
वो कहते हैं इसको बैठाओ जरा कमरे में, तो कमरे में बैठाओ। कहते कमरे में क्यों, मेरा मेहनत का पैसा। कहते पैसा मेहनत का है, कमरे बैठिए। कहते हाँ। कहते क्या करना है आपको। कहता मैं घर लेना चाहता हूँ, वहाँ पे ज़मीन लेना चाहता हूँ, एक फार्म मिल रहा है वहाँ पे लगभग $15 लाख का, तो मुझे इतना का चाहिए, रजिस्ट्री वगैरह भी करानी है वो। कहते सर ऐसा है कि $2.5 लाख से अबव अगर आप जा रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट के मामले में, परमिशन लगेगी, अप्रूवल नहीं है, आपको केस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देखेंगे उस कैटेगरी में फॉल होता है कि नहीं। अगर नहीं होता हुआ फिर तो परमिशन ही नहीं है, होता हुआ तो विद परमिशन होगा। वहाँ पे संदीप कह रहा है शिट, इंडियन रुपी इज़ नॉट कन्वर्टेबल इनटू ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तंग हो गया, परेशान हो गया, अप्रूवल परमिशंस इधर उधर। और फिर किसी को बाहर आके कह रहा है पिछले महीने में ऑस्ट्रेलिया गया था, पिछले महीने $1 लाख ला के दिया, $2,000 फटाफट पकड़ाए, तो वो मैं ही था जिसे ये सब कह रहा था, वो मैं ही था। मैंने कहा इधर आ मेरी बात सुन, इंडियन रुपी इज़ नॉट फुली कन्वर्टेबल, इट इज़ पार्शियली कन्वर्टेबल, इट इज़ पार्शियली कन्वर्टेबल। कहता ये पार्शियली कन्वर्टेबल क्या होता है। मैंने कहा आजा तुझे समझाता हूँ। जैसे तेरे पास सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, बिजनेस करना है तो करंट अकाउंट, वैसे नॉर्मल तो सेविंग अकाउंट। वैसे ही देश के स्तर पे भी 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। एकदम सिंपल मैं समझाऊंगा। करंट अकाउंट में से कौन सी पेमेंट आती हैं और कौन सी पेमेंट जाती हैं। इंडिया के लेवल पर जो भी ट्रेड हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी इंडियन लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने जा रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी इंडियन लोग यहाँ से वहाँ स्टूडेंट, वहाँ से यहाँ स्टूडेंट के तौर पर आ रहे हैं, लोग वहाँ के यहाँ आ रहे हैं, वहाँ मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री, तो सब गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रैवलिंग सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज है, गुड्स, कोई चीज़ आपने उनकी फ़ोन मंगाया, यहाँ से आपने उनको एक नेकलेस भेजा, तो करंट अकाउंट के अंदर ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज एसोसिएटेड यानी कि ट्रेड से जुड़ी पेमेंट्स रहती हैं। इसी के तहत रेमिटेंसेस भी आ जाते हैं। तो आपके ट्रैवल, आपके एजुकेशन, आपके रेमिटेंसेस, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन, इन सब से जुड़े हुए अगर आपको रुपया कन्वर्ट कराना है दुनिया की किसी करेंसी में, करंट अकाउंट के ये सारे खर्चे हैं देश के लेवल पे, ये फुली कन्वर्टेबल है, ये फुली कन्वर्टेबल है। सो इंडियन रुपी इज फुली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट, इंडियन रुपी इज फुली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट। ओके, बिजनेस हो, ट्रेडर हो, कोई भी हो, यहाँ से 100 करोड़ का सामान बाहर भेज रहे हो, वहाँ से 100 करोड़ का सामान भारत मंगा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, यहाँ से मैन्युफैक्चर्ड आइटम बाहर भेज रहे हो, तो जब यहाँ वहाँ से 100 करोड़ की चीज़ भारत मंगा रहे हो, तो अल्टीमेटली इंडियन रुपी दे के डॉलर मिलेंगे, डॉलर ही वहाँ के लोगों को पे करोगे। तो जब वो डॉलर लेने जा रहे हो, ये तो सिर्फ 10 करोड़ लेके गया था अपना बबुआ, ये तो बिजनेसमैन इसी के शहर का, वो भी इसे मिल गया चाय की दुकान, कह रहा वो बिजनेसमैन मिला था, सरकार बड़ी करप्शन है, वो 100 करोड़ रुपया कन्वर्ट करके आया कल। सारा मैं ही समझा रहा हूँ, फिर मुझे बाद में मिला ना, तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, सारी कहानी ऐसे होती समझ। ट्रेड के लिए फुली कन्वर्टेबल है, क्योंकि करंट अकाउंट पे इंडियन रुपी फुली कन्वर्टेबल है। लेकिन इस अकाउंट के अलग होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा अकाउंट, जिस अकाउंट में सिंपली बात जुड़ी हुई है इन्वेस्टमेंट और बोरोविंग से जुड़ी हुई। आप दुनिया भर में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, दुनिया भर आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रही है। आप दुनिया भर से बोरो कर रहे हो, दुनिया भर आपसे बोरो कर रही है। आप दुनिया भर को लोन दे रहे हो, दुनिया आपसे लोन दे रही है। तो that you are going to acquire property abroad for the purpose of acquisition, you are investing there or they are investing in your country। जब कैपिटल अकाउंट में ये आइटमें कवर होती हैं, जब यहां पे आते हैं, तो इंडियन रुपी इज नॉट फुली कन्वर्टेबल। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ अप्रूवल्स, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ परमिशंस। इट इज दिस कैपिटल अकाउंट इज रेगुलेटेड, ये रेगुलेटेड है। जैसे आज भी हमारे देश में इंश्योरेंस के सेक्टर में मान लीजिए फुल एफडीआई अलाउड नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक कैप है, एक लिमिट है, जिससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। रिटेल सेक्टर में फुल एफडीआई अलाउड नहीं है, एक कैप है, उससे ज़्यादा एफडीआई नहीं आ सकता। आई बात समझ में? तो वो जो कैप लगी है, वो जो रिस्ट्रिक्शन लगी है, उससे ज़्यादा एफडीआई नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए कि रिटेल सेक्टर के अंदर इंडिया में एफडीआई अलाउड ही नहीं है,
जैसे यहाँ पर अगर वॉलमार्ट है तो वॉलमार्ट यहाँ पर आकर के सीधे चीज़ नहीं बेच सकता है, बेस्ट प्राइस के साथ उसका कोलैबोरेशन है, और वहाँ पर भी वो कैश एंड कैरी फॉर्मेट में बेच रहा है, यानी कि इंडिविजुअल बायर जाके नहीं खरीद रहा है, होलसेलर खरीद सकता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए दुकानदार जाकर के वहाँ से खरीद सकता है। इसलिए जो भी लोग बेस्ट प्राइस से चीज़ें खरीदते हैं, कोई ना कोई जाली कार्ड बनाते हैं, दिखाते हैं कि हमारा पेट्रोल पंप है, हमारा फलाना है, कुछ है, ऐसा करके, और फिर बेस्ट प्राइस में जाके चीज़ें खरीदते हैं। क्योंकि आम ग्राहक ऐसे, मैं उठा और अपनी राशन की दुकान पे गया, टूथपेस्ट ले ली, ऐसे ही मैं उठा जाके बेस्ट प्राइस से चीज़ लूँ तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि लिखा हुआ है वहाँ पे वॉलमार्ट। तो रिटेल सेक्टर में FDI इस तरह से अलाउड नहीं था, ये कैश एंड कैरी फॉर्मेट में अलाउड था। क्यों नहीं? क्योंकि लाखों करोड़ों जो रिटेल सेलर हैं उनके उद्योग धंधों का ख्याल रखना जरूरी था, फर्स्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिटेल सेक्टर में अगर ये आ जाएं तो ये शुरुआत में कोर कॉम्पिटेंस की पॉलिसी फॉलो करते हैं, बहुत कम कीमतों पे चीज़ें देते हैं। इसके वजह क्या होता है, सारा ग्राहक इधर जुड़ जाता है, तो एक टाइम पर बाकी सारे रिटेलर खत्म हो जाएंगे, तो कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, फिर मोनोपोली करेंगे कीमतों पर, तो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस प्रमोट होती हैं। इससे अल्टीमेटली कंज्यूमर का इंटरेस्ट हार्म होगा। शुरुआत में तो कंज्यूमर को सस्ता ही मिलेगा, बाद में हार्म होगा। ये सब बातों को सोच करके इंडिया ने, मान लीजिए, रिटेल में FDI को अलाउ नहीं किया। तो अब अगर वहाँ से कोई व्यक्ति इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्ट करके यहाँ पर रिटेल सेक्टर में आना चाहता है, जैसे अमेरिकन कंपनी, या आप अमेरिका में रहते हैं और आप इंडिया में आकर के बड़े बड़े शोरूम मोहल्ले डालना चाहते हैं रिटेल सेक्टर के, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर वो जो डॉलर लेकर के आप आएंगे, वो डॉलर दे करके जो आपको इंडियन रुपी चाहिए, जिसके वाया यहाँ पे आप सारा व्यापार करना चाहेंगे, यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि इट इज़ नॉट फुली कन्वर्टेबल। तो बहुत सा विदेशी निवेश भारत में रिस्ट्रिक्टेड है, अलग अलग कैटेगरीज में रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ तो कम्प्लीटली अलाउड नहीं है। कहीं कहीं पर अलाउड है तो कैपिंग है उसके ऊपर, कहीं 49% अलाउड है, कहीं पर 74% अलाउड है, कहीं पर 26% अलाउड है। इस तरह से अलग अलग प्रोपोर्शन में अलाउड है, उसके बियॉन्ड जाएंगे तो नहीं अलाउड है। तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ रेगुलेशन, सम सेक्टर्स आर प्रोहिबिटेड जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। सेम दूसरी तरफ दुनिया भर में ब्याज बहुत कम था, इंडिया के मुकाबले इंटरेस्ट रेट दुनिया भर में बहुत कम था। तो आपके यहाँ के फैक्ट्रियों के लोग ये सोचेंगे कि इंडिया के बैंक से लोन लेने से अच्छा है तो मैं फ़ॉरेन से ले लूँ, कितना अच्छा है, मैं वहाँ से लोन उठा लेता हूँ। तो क्या आप इस तरह से बोरो कर सकते हैं? क्या आपको आज़ादी है? यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ये आइटम कैपिटल अकाउंट की है। या तो क्या वो फॉरेन बैंक इंडिया में लेंडिंग कर सकते हैं? ऐसे सवाल खड़ा होता है कि नहीं, यहाँ पर नॉट अलाउड। इसी तरह से क्या हमारे लोग, हमारे बैंक वहाँ ऐसे लेंडिंग कर सकते हैं कि उन लोगों को दिख रहा है कि इंडियन बैंकों में बहुत पैसा, आओ लेंडिंग करते हैं, सॉरी आओ बोरोइंग करते हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि नहीं, ये लोन देने से जुड़ा मामला है, ये कैपिटल अकाउंट के तहत आता है। तो चाहे आप उन्हें लोन दे रहे हैं या वो आपको लोन दे रहे हैं, आप बोरो कर रहे हैं या वो बोरो कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी आइटम्स दे आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में इन सारी आइटम से जुड़े हुए देर आर मैनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कि कहीं पर तो पूरी तरह बैन है, कहीं पर कुछ परसेंटेज तक ये कर सकते हैं, और अल्टीमेटली ये सब करने के लिए आपको अप्रूवल लेना होगा, आपको परमिशंस लेनी होंगी। इसका मतलब यहाँ पर इंडियन रुपी फुली कन्वर्टेबल नहीं है ऑन द कैपिटल अकाउंट। इंडियन रुपी इज फुली कन्वर्टेबल ऑन द करेंट अकाउंट, ऑन द कैपिटल अकाउंट इट इज़ नॉट फुली कन्वर्टेबल। ये दोनों बातें समझ में आ गई। और इंडिया ने ये रखा है कि भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना हो जाए, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट किन दो अकाउंटों से मिलकर बनता है? करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। ऑलरेडी अगर इंडिया के लेवल पर हम देखें तो हम करेंट अकाउंट में ऑलवेज डेफिसिट में ही है, इंडिया करेंट अकाउंट डेफिसिट में ही है। क्यों? हमारा जो टोटल इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो एज कंपेयर टू टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से बहुत ज़्यादा है। तो हमारा टोटल इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा है एज कंपेयर टू टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम तो पहले ही घाटे में हैं, चालू घाटा कहते हैं इसको, करेंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाते का घाटा। अब वहाँ पे भी हम डेफिसिट में हैं, तो मतलब हमको देनदारी है, हमारे पास हमें देना है, हमारे पास जो लाइबिलिटी खड़ी है हमें उन्हें देना है। कभी भी हम देंगे तो हम उन्हें हमारा रुपया जो है वो कन्वर्ट करके डॉलरों में उनको देंगे, या हमारे पास जो डॉलर रिजर्व्स हैं हम वहाँ से उन्हें देंगे, उन्होंने हमसे लेना है। इतनी बात क्लियर?
अब कहीं दूसरा नक्का भी खोल दें कैपिटल अकाउंट वाला पूरा, हैं? सोच करके देखो, मतलब झमाझम हमारे लोगों ने हमारे यहां पर इंडिया में भयंकर बोरोइंग किया हुआ है, पूरा बोरोइंग चारों तरफ, और एकदम से अचानक से इकोनॉमी थोड़ी डगमगा गई और वो अब कह रहे हैं वापस कर्जा वसूली। तो जब वो कर्जा वसूली कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये लोग डॉलर कहाँ से लेंगे? अल्टीमेटली इंडिया से ही लेकर के डॉलर उधर भेजेंगे। डॉलर है इतना अपने पास, तब रिजर्व में देखना जरूरी है, और सारा डॉलर निपटा दिया अगर इधर ही इनके कर्जे देने में ही। जो तो तेल इंपोर्ट करना होता है क्रूड हमें असेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, जो हमें रॉ मटेरियल फर्टिलाइजर्स के लिए इंपोर्ट करने हैं उनका क्या, जो हमें कई और असेंशियल आइटम जैसे रॉ मटेरियल फॉर द फार्मास्यूटिकल सेक्टर इंपोर्ट करना उसका क्या। तो दुनिया भर से हमें इन भारत के लोगों की ज़रूरतों के लिए जो तमाम चीज़ें मंगानी है, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल मंगाना है, उन सब के लिए जो अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा जाता है कि हम वो इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट्स की सर्विस कर पाएँ, उन्हें पे कर पाएँ। अगर वो हम ही नहीं, वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे तो वो रिजर्व्स ड्रेन हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ हैवी बोरोइंग कर रखी है और अब वो बोरोइंग पे नहीं हो पा रही, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय पेमेंटें करने को डॉलर ही नहीं है, ये समस्या पैदा हो जाएगी। तो इस वजह से भारत ने एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस किया है, जिसकी वजह से 1991 में भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स आए। फिर 1992 में भारत, अच्छा मैं ये भी समझाऊंगा बातें, 1992 में भारत ने ये डिसाइड किया कि हम अब रुपी कन्वर्टेबिलिटी के बारे में विचार करते हैं। 1993-94 का जो बजट प्रेजेंट हुआ, उस बजट के तहत भारत की रुपी की कन्वर्टेबिलिटी का प्रोविज़न लाया गया, और 1994 अगस्त में इंडियन रुपी पार्शियली कन्वर्टेबल बना दिया गया। दैट इज़ इंडियन रुपी कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट फुली बट पार्शियली ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये कोई भी आपसे वर्ष पूछे तो वर्ष 1994, महीना अगस्त, बजट 1993-94। इज दैट क्लियर? ये भी हुआ एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद। अब मैं आपसे पूछता हूं, पहले क्या था? इंडियन रुपी वाज नॉट कन्वर्टेबल बिफोर 1991। क्या होता था? आपको विदेशी यात्रा करनी है, आपको विदेश पढ़ने जाना है, आपको कोई विदेशी गुड्स मंगानी है या सर्विसेज, आपको कोई विदेशी गुड्स सर्विसेज देनी है, आपको हर एक रुपये जो डॉलर, हर एक रुपये के बदले में जो डॉलर चाहिए था, इसके लिए आपको आरबीआई से परमिशन चाहिए होता था। सो इंडियन रुपी वाज नॉट कन्वर्टेबल बिफोर 1991। बिफोर द कन्वर्जन ऑफ इंडियन रुपी इनटू एनी अदर करेंसी, you need to apply for the approval of the RBI. So RBI completely controlled the conversion of the Indian rupee into the another currencies. So that individuals or the companies were not that able to convert Indian rupee into the another currencies, or you can say that there was no much ease to convert the Indian rupee into the another currency. So that's why it was not convertible. After 1991, liberalization, privatization, globalization happened. Then we embarked upon the journey of the convertibility of the Indian rupee into the another currency, and in 1994 August we initiated this provision, and ultimately the partial convertibility of the Indian rupee established. So Indian rupee is now fully convertible on a current account, but Indian rupee is not fully convertible on capital account. It is partially convertible. For the capital account transactions, you need some sort of permissions, you need approvals. There are limits, beyond that you need approvals. Okay, that is the thing. And you can do capital account transactions with permissions. That is why they will ensure that you are following the limits. Okay, so there are transaction limitations. There are no convertibility even allowed in many areas. No convertibility even allowed in. तो मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ करके बताता हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे एनुअल लिमिट फॉर पर्सनल ट्रांसफ़र, अ रेजिडेंट इंडियन कैन नॉट ट्रांसफ़र more than $250,000 एनुअली आउट ऑफ द कंट्री। आप 2.5 लाख रुपया एक साल के अंदर भारत से बाहर अगर भेजना चाहते हैं, $2.5 लाख, रुपया कह दिया, $250,000। और एक समय में जब 2013 के समय में ये इससे भी रिड्यूस कर दिया गया था, $75,000 कर दिया गया था। सो दिस लिमिट इज समटाइम लोवर्ड इफ द रुपी कम्स अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस। अनदर आस्पेक्ट, लिमिट ऑन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। अगर भारतीय कंपनियां विदेशों में निवेश करना चाहती हैं
तो उस पर लिमिट है, वो कितनी है 400% ऑफ द कंपनीज नेट वर्थ बट कैन बी लोवर्ड इफ रिक्वायर्ड। तो कंपनी की जो नेट वर्थ है उसका 400% तक ही वो ओवरसीज में इन्वेस्ट कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, भारतीय कंपनियां। ओके, इज दैट क्लियर? सो फुली कन्वर्टेबल नहीं है इंडियन रुपी ऑन द कैपिटल अकाउंट, इसलिए ये लिमिट है। अदरवाइज एक कंपनी की विदेशी इन्वेस्टमेंट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यू कैन नॉट कंट्रोल ना। जैसे कंपनी की नेट वर्थ है, सपोज कीजिए कि 1 करोड़ रुपया, कंपनी की नेट वर्थ है 1 करोड़, आप 400% तक की उसे अनुमति दे रहे हैं, तो 1 करोड़ का 400% कितना हो जाएगा? आप उसे 4 करोड़ तक ही निवेश करने का मौका दे रहे हैं विदेशों में, लेकिन उसकी नेट वर्थ है 1 करोड़ जो भी है, उसने कर लिया कहीं से पैसा अवेल, कुछ भी वटेवर, वो 10 करोड़ निवेश करना चाहता है, नहीं करेगा। आप उसे 4 करोड़ तक की अनुमति दे रहे हैं, इतना ही कन्वर्ट करके देंगे आप उसे इंडियन रुपी अगेंस्ट द डॉलर। आप उसे 4 करोड़ तक के ही डॉलर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह से ये लिमिट है। फिर वो 2.5 लाख रुपए तक जो भेजना चाह रहा है एनुअली, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब भी आप पैसा बाहर भेजना चाहते हैं, आप बैंक के पास जाते हैं अपने भाई बहन कज़न फ्रेंड्स को, तो वो आपसे स्पेशली फॉर्म्स भरवाते हैं। उन फॉर्म्स में पूछा जाता है ये किस पर्पज़ से भेज रहे हो, एजुकेशन पर्पज़ से भेज रहे हो या गिफ्ट है, व्हाट इज़ द पर्पज़। तो ये पर्पज़ आप भर देते हो, तो फिर वो कह देते हैं ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भेज देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलाउड है। लेकिन अगर इसके अलावा आप पूछे, वहाँ पर एक कॉलम आ जाता है इन्वेस्टमेंट। जैसे ही इन्वेस्टमेंट वाला भर देंगे, वैसे ही बैंक वाला कहेगा ठीक है आप फॉरेक्स के पास भेज रहे हैं आपको, वहाँ जाके बात करो, रुक जाएगा आपका काम। तब आप कहेंगे कि वो बैंक के लेवल पे क्यों नहीं हुआ, वो अब नहीं इतना टेक्निकल समझा जाता। वो कहता है हमें अथॉरिटी नहीं है। वो कहना ये चाहता है अब आप गेम खेल रहे हो कैपिटल अकाउंट वाली, कैपिटल अकाउंट वाली गेम खेलनी है तो जाके फॉरेक्स में खेलो। हमारे यहाँ खेल रहे थे तो हम दूसरी खेलने देते, है ना, ट्रैवल, एजुकेशन, गुड्स, सर्विस चलता है, बाकी नहीं। तो दैट इज़ लाइट से गाने। ओके, इज़ दैट क्लियर? तो ये 2 ही उदाहरण आपके लिए बहुत हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स आप सुनते रहते हैं ना कि इससे ज़्यादा आप नहीं। जैसे दूसरी तरफ लिमिट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोविंग बाय डोमेस्टिक फर्म्स। डोमेस्टिक फर्म्स फॉरेन करेंसी में बोरोविंग्स नहीं कर सकते एक लिमिट से अबव, उनके ऊपर लिमिटेशंस हैं। देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटरेस्ट रेट, ड्यूरेशन, पर्पज ऑफ बोरोविंग, सेक्टर्स एक्सेट्रा। These are regularly tweaked. Foreign investors are not allowed to buy short-dated government और corporate bonds. वो नहीं खरीद सकते यहाँ पर। तो ये सारी limitations हमने लगाई हुई हैं। Is that clear? किसी को कोई डाउट? ओके, तो ये थी सवाल। अब हुआ क्या, 2008 में जो रिसेशन था, उस रिसेशन के तहत क्या हो रहा था, देखो ध्यान से समझो। 2008 के रिसेशन के दौरान बड़े पैमाने पे जो बैंक्स थे वहाँ के, जैसे लीमन ब्रदर बैंक था और भी 2 बैंक थे, 3 बड़े बैंक थे, वो गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि बैंक्स ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान 2007-8 से पहले लगातार सब प्राइम कैटेगरी में बहुत लैंडिंग कर दी थी। सब प्राइम कैटेगरी मतलब द पीपल दोज हु आर नॉट वर्दी ऑफ क्रेडिट, उनको अच्छा खासा क्रेडिट दे दिया था। लैंडिंग, क्योंकि देखिए जीडीपी बढ़िया चल रही थी, अमेरिका की ग्रोथ हो ही रही थी। वो समझ ही नहीं पाए वो लोग, ये सब प्राइम लैंडिंग का नतीजा ही है ग्रोथ, क्योंकि लैंडिंग ने कंजम्पशन बढ़ा दिया, लोग कंज्यूम करते गए, पैसा लोन ले लेके लोन। अभी हमने एक खबर कवर की थी कि इंडिया में भी टेंशन हो रही है कि लोग लोन ले लेकर के खर्चे पूरे कर रहे हैं। तो ये टेंशन है कि ये जो खर्चे पूरे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और हमने साइक्लिक नेचर ऑफ इकोनॉमी समझा। अब इनका एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन बनेगा ही, और वो प्रोडक्शन करते समय फैक्टर सर्विसेज की नीड है, जिससे फैक्टर पेमेंट जनरेट होगी, तो वो इन लोगों को इनकम के रूप में मिलेगी। बट सवाल ये है कि ये जो कंजम्पशन ये लोग कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर, ये कमाए हुए पैसों से हो रहा है या बोरो कर करके कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो ये इकोनॉमी को सस्टेन करा पाएगा कि ये कोई कुछ बस्ट हो जाएगा आगे जाके, तो दिट्स अ मैटर ऑफ वरी। तो ऐसे ही वहाँ पर लोन देते के लोग पैसा ले करके घर ले लिया, खर्चा कर लिया और तमाम चीज़ें कर ली। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं बढ़ रही थी, एक्चुअली में इकोनॉमी का पोटेंशियल उतना इंक्रीज नहीं हो रहा था, वेल्थ क्रिएशन के सोर्सेज उतने नहीं रियलाइज हो रहे थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम होने ये लगा कि लोगों ने लोन उतने देने बंद कर दिए, वापस करने बंद कर दिए, बोरो करके बैठ गए वापस। धीरे धीरे करके एनपीए बहुत बढ़ गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब आप ब्याज भी नहीं दे रहे और असल भी नहीं दे रहे हैं, तो आपको जो बैंक ने लोन दिया वो बैंक का एसेट होता है, तो वो एसेट अब नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी का हो गया, अब वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा।
तो अल्टीमेटली वो हो क्या गया कि 2007-8 तक ये खबर फैल गई कि जो भी बैंक्स हैं, जो बड़े बैंक्स हैं जिन्होंने भी हैवी लेंडिंग की हुई है, उनकी लेंडिंग इस समय में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल चुकी है। जिन्होंने क्रेडिट लिया है वो क्रेडिट वापस करने की परिस्थिति में ही नहीं है। अब इन बैंक्स में बड़े पैमाने पर लोगों का पैसा सेविंग के रूप में जमा था। बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्टों का पैसा यहाँ पर जमा था। बहुत सारी कंपनीज का पैसा यहाँ पर जमा था। ये बैंक्स शेयर मार्केट में लिस्टेड थे। शेयर मार्केट से एसोसिएटेड सभी कंपनीज, जिन कंपनीज का पैसा भी शेयर मार्केट में लगा हुआ था। तो एक बैंक के बारे में जब ये खबर फैली, ये चीज़ें रिपोर्ट्स जाहिर हुई कि ये बैंक्स अब डूब सकते हैं, बैंक्स के पास पैसा नहीं रहा अपने लोगों को देने के लिए जब लोग उनके पास पैसा निकालने आएंगे। ये खबर के फैलते ही लोगों में एक होड़ मच गई कि वो अपना पैसा निकाल लें इस बैंक से। और जैसे ही लोग अपना पैसा निकालने के लिए पहुंचे, बैंक बैंक रन की परिस्थिति में आ चुके थे। यानी कि वो लोगों की उस समय की विड्रॉल की डिमांड को सर्व नहीं कर पा रहे थे। इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ कि चारों तरफ इकोनॉमी में हाहाकार मचा और एक एक करके बैंक गिरने लग गए। उन बैंकों में जमा लोगों का पैसा डूब गया। उन बैंकों में लगा कंपनियों का पैसा बर्बाद हुआ। बैंकों के जो फाइनेंसर्स थे, जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे, उनका भी पैसा इसी तरह से डूब गया। इसका एक असर ये हुआ कि धीरे धीरे जब ये बैंक्स डूबे, शेयर मार्केट में अदर कंपनीज भी धीरे धीरे गिरनी शुरू हो गई। चारों तरफ ये हो गया कि इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो हिल चुके हैं। लेकिन क्योंकि भारत यहाँ से पैसा विदेशों में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, उसका कारण ये था कि रुपी फुली कन्वर्टेबल नहीं था कैपिटल अकाउंट पे। इसी के कारण चाहे वहाँ के वेंचर कैपिटलिस्ट हों, चाहे वहाँ की शेयर मार्केट्स हों, चाहे वहाँ के बैंक्स हों, चाहे वहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर हो, हमारे लोगों का पैसा वहाँ पर एक लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्ट हो ही नहीं सकता था। आपको परमिशन नहीं थी क्योंकि रुपी फुली कन्वर्टेबल नहीं था। इसीलिए 2008 का जो इकोनॉमिक रिसेशन था वो एक फाइनेंशियल सेक्टर क्राइसिस के रूप में आया हुआ रिसेशन था, जिसका असर भारत पर उतना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रुपी फुली कन्वर्टेबल नहीं था और भारत उस समय में भारतीय लोग सीमित थे विदेशों में निवेश करने को लेकर के, वहाँ पैसा लगाने को लेकर के। वहाँ की हर मार्केट, चाहे वहाँ का रियल एस्टेट हो, चाहे वहाँ का स्टॉक मार्केट हो, चाहे वहाँ की बैंकिंग सेक्टर्स हों, और उसका एक नतीजा ये निकला कि भारत उस 2008 के इकोनॉमिक रिसेशन के प्रभाव से एक हद तक बचा रह गया, रुपी के फुली कन्वर्टेबल ना होने के कारण। तो क्योंकि भारतीय रुपया कैपिटल अकाउंट पे फुली कन्वर्टेबल नहीं था, इसलिए आप बच गए, उस जाल में उसके प्रभाव में आने से रुक गए। मतलब पहले तो आप लोग रो ही रहे होंगी, भारतीय कंपनियां, भारतीय निवेशक, कि इतना बूम कर रहा है अमेरिका, इतने सपने पूरे हो रहे हैं, द लैंड ऑफ ड्रीम्स, और हमारे हाथ काटे हुए हैं भारत सरकार ने, हमें वहाँ पैसा नहीं डालने दे रहे, निवेश नहीं करने दे रहे। पहले तो रो ही रहे होंगे, लेकिन जब ये खबरें सुनी होंगी, शुक्र मना रहे होंगे, अपने पैसे को छू छू के देखते होंगे कि बच गया रे भाई। और बचा कैसे? क्योंकि फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउड नहीं थे। मतलब कई बारी जैसे होता है ना कि आपको कोई किसी के साथ जाने से रोक ले और आगे जाके उस बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो कहते हैं शुक्र है तूने मुझे रोक लिया था, मैं बच गया। ये बिल्कुल वही वाला खेल हुआ। तो थोड़ा हाथ बांध के रखती है सरकार, थोड़ा हाथ खींच के रखी था जरा ही। क्यों खींच के रखते हैं हम? उसके कारण है। मैं एक एक करके हेडिंग बता के बस एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आपको दिमाग में रखते जाना है। ध्यान से समझो। देयर आर रीजंस। रीजन नंबर 1, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। भारत ने चूज की है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए, मान लीजिए कि बेअंत पैमाने पर अगर विदेशी निवेश भारत में आने दिया जाए तो उसका सीधा सीधा नतीजा ये होगा कि लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाएगी मार्केट में, पैसा बहुत आयत उपलब्ध हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और लिक्विडिटी बढ़ जाने की वजह से हो सकता है एकदम से डिमांड बहुत बढ़ जाए, और डिमांड बढ़ जाने की वजह से हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए। तो डिमांड बढ़ जाना, इन्फ्लेशन बढ़ जाना लिक्विडिटी बढ़ जाने के कारण होगा। और अगर ये अचानक से हो जा रहा है तो हो सकता है कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण रुपया लगातार कमज़ोर होते चला जा रहा है।
रुपया कमज़ोर होते चला जा रहा है और हमारी बहुत सारी ज़रूरतें इंपोर्ट्स पे भी टिकी हुई हैं, फर्स्ट। और सेकंड, हो सकता है कि जिन जिन सेक्टर्स में हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, जिन जिन सेक्टर में हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, उन सेक्टर्स में ये एक्सपोर्ट प्रमोशन वाला पॉइंट बाद में आएगा। अभी बस इतना समझिए कि हम बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करना चाहते हैं जो कि हमें चुनौतियाँ महसूस होंगी। तो एक लिमिट से ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ना आपकी इनकम को, उसकी वैल्यू को इरोड करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। अल्टीमेटली आपकी सेविंग्स की वैल्यू इरोड होनी शुरू हो जाती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे डिमांड क्रंच होने लग जाता है, डिमांड स्क्वीज होने लग जाता है। और सारी सिचुएशन को देखें तो अब सरकार का कोई रोल नहीं है अगर आपने फुल कन्वर्टेबिलिटी कर दी है तो। इफ़ यू हैव फुल कन्वर्टेबिलिटी देन गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरवीन, गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल, क्योंकि अब तो फुल कन्वर्टेबिलिटी है 100% दोनों ही करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। पूरी तरह से आपने अपनी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है बाज़ारों के हवाले छोड़ा हुआ है, वो फुली कन्वर्टेबल है और वो मार्केट ही डिसाइड करेगी कि उसका रेट क्या रहेगा। आज के समय में ये होता है कि आरबीआई के पास एक अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और जब भी उसे लगता है कि भारतीय रुपए की कीमतों में बहुत अधिक गिरावट आने लग गई है तो वो कुछ ना कुछ डॉलर्स बाज़ार में उतारता है, वो कुछ ना कुछ डॉलर बाज़ार में उतारता है और रुपए खरीदता है कि नहीं, जिसकी वजह से डॉलर्स की सप्लाई बढ़ती है और रुपए की सप्लाई घटती है और इसकी वजह से डॉलर की कीमत थोड़ी सी डाउन आती है, रुपए की कीमत मजबूत होती है। जब उसे लगता है कि रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगी है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स हार्म हो जाएंगे क्योंकि आपका रुपया कमज़ोर रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी लोग आपकी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे क्योंकि उन्हें $1 दे करके ज़्यादा भारतीय रुपए मिल रहे हैं और इसकी वजह से वो इंडिया से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज परचेज कर पाएंगे। तो जो भी कंट्री अपना एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहती है वो ये देखती है कि उसकी करेंसी एक लिमिट से ज़्यादा अप्रिशिएट ना हो। तो फिर इसकी वजह से भारतीय आरबीआई क्या करेगा कि वो डॉलर बेचेगा, वो डॉलर खरीदेगा और भारतीय रुपया बाजार में उतारेगा, तो वो डॉलर वापस लेगा। इसकी वजह से फिर धीरे धीरे डॉलर का क्रंच आने लग जाएगा और जब डॉलर का क्रंच आने लग गया तो डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो एक लिमिट से ज़्यादा अगर डेप्रिसिएशन हो रही है तो डॉलर बेचेगा, एक लिमिट से ज़्यादा अगर एप्रिसिएशन हो रही है तो डॉलर खरीदेगा। इस तरह से डॉलर को बेचने खरीदने के माध्यम से आरबीआई मैनिपुलेशंस लगातार करता रहता है और रुपए की कीमतों को एक संतुलन देता रहता है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक लिमिट के आगे नहीं जाने देता है। ये करता है ना आज की डेट में। तो अगर फुली कन्वर्टेबिलिटी के लेवल पर आप आ जाते हैं तो फिर ऐसा माना जाता है कि पूरी तरह से आपकी करेंसी अब मार्केट के द्वारा निर्धारित की जा रही है, फिर आपके द्वारा किए जा रहे ये काम रिजल्ट्स नहीं देंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट कैटेगरी में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं दे आर वेरी ह्यूमंगस इन साइज, देन दीज एक्टिविटीज़ कैन नॉट यील्ड एनी रिजल्ट्स। आई बात समझ में? दैट इज़ द वन थिंग। तो अगर इस तरह से अभी के दौर में जितनी कि मैच्योर इंडियन इकॉनमी है और जितनी कि मैच्योर हमारे देश के अंदर इस समय में फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जितनी कि मैच्योर हमारी फाइनेंशियल सेटअप्स और इंस्टीट्यूशंस हैं और जितना कम मैच्योर अभी हमारा देश का इन्वेस्टर और कंज्यूमर है, इंडियंस, इन सबको ध्यान में रख के सरकार कहती है कि हम डेवलप हो रहे हैं, हमने बहुत ग्रोथ की है फॉरेक्स कैटेगरी में, फॉरेन एक्सचेंज इंस्टीट्यूशंस में, हमने बहुत डेवलपमेंट किया है इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में, हमने बहुत डेवलपमेंट किया है शेयर मार्केट में, हमने हर इंस्टीट्यूशन और हर सेटअप में काफ़ी मैच्योरिटी और ग्रोथ अटेन की है। बट येट अभी भी हम डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले इन इंस्टीट्यूशंस, इन इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सेटअप्स को उतना मैच्योर और बड़ा कर पाने में कामयाब नहीं हो पाए कि हम इस तरह की एक्सीजेंसीज से बचें। जब तक ये उतने मैच्योर नहीं होते, गवर्नमेंट को एक्टिवली इंटरवेंशंस करनी पड़ती हैं ताकि एक लिमिट से ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, ताकि इसके कारण किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता, कोई इंस्टेबिलिटीज़ ना आ जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, हमें एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखना है, हमें हमारे देश की इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है, इसके लिए इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ध्यान रखना होता है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में ना चले जाएं। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें हमारे रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा ना बिगड़ जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमने जो दुनिया भर को सरकार लोन उठाती है ना, हमने जो दुनिया भर को लोन देने हैं उन लोन की प्रोविजनिंग हमें ज़्यादा ना महंगी पड़ जाए। हमने इन बातों का ख्याल रख करके ही इन कैपिटल मार्केट कन्वर्टिबिलिटी को स्पेस देना होता है, इससे ज़्यादा हम अभी नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लेशन कंट्रोल, मैंने पहले ही बता दिया।
नेक्स्ट वन इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैंने पहले ही बता दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचना है। नेक्स्ट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मैंने पहले ही बताया कि एक इनफ अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन रखना जरूरी है, बिकॉज आप हैविली रिलाइंग ऑन द इम्पोर्ट इकोनॉमी, आप और इम्पोर्ट भी मेनली बहुत सारे एसेंशियल कैटेगरीज में है, तो आपको उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इनफ अमाउंट रखना जरूरी है, ताकि किसी तरह की आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना झेलना पड़े, जैसा कि हमें 1991 में झेलना पड़ा था। तब हमें IMF की शर्तों को फिर मानना पड़ा था, और IMF की शर्तों में ही एक शर्त या सुझाव कह लीजिए कि उन्होंने कहा था कि आप रुपी कन्वर्टेबिलिटी इंड्यूस करिए। जैसे फाइनेंशियल सिस्टम डेवलपमेंट, अभी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, हम कर लेंगे उन्हें, जब हमारे एल्गोरिदम, हमारा डेटाबेस, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स उतने डेवलप हो गए कि वो डेवलप्ड नेशंस के बराबरी पर आ गए हैं, तब हम निडर होकर के फुल कन्वर्टेबिलिटी पर आ जाएंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। तो इंडिया लगातार इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज कर रहा है कि वो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में इंडियन रुपी को लेके आ रहा है, वो कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स करता है कि हम रुपी में ट्रांजैक्शंस करें, वो जो इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है वहाँ पे कोशिश कर रहा है कि हम रुपी में ट्रांजैक्शंस करें, ये फर्स्ट चीज़ है। दूसरा, इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि वो यूनिवर्सलाइजेशन कर पाए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की और इंडियन रुपी की। इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो फुलर कन्वर्टेबिलिटी की ओर बढ़े। इंडिया अगर ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल प्लेयर बनना चाहता है, डेवलप्ड नेशन बनना चाहता है, तो स्कॉलर यही सवाल करते हैं, क्या ये फुल कन्वर्टेबिलिटी के बिना पॉसिबल होगा? तो इंडिया जवाब देता है कि अगर आप हमें ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम डे बाय डे हमारे सेक्टर्स ओपन कर रहे हैं FDIs के लिए। जो पूरी रिस्ट्रिक्टेड थे उनको थोड़ा ओपन किया, जो थोड़े ओपन थे उनमें प्रोपोर्शन बढ़ाया, और जिनमें प्रोपोर्शन बढ़ा था उनमें आज 100% FDI अलाउड है। वो कह रहे हैं कि अगर आप लगातार देखें तो हम भारतीयों की विदेशों में इन्वेस्ट करने की लिमिट्स को बढ़ा रहे हैं, हम फॉरेनर्स की इंडिया में इन्वेस्ट करने की लिमिट्स को बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप देखें तो हम बोरोइंग के भी नए एवेन्यूज़ खोल रहे हैं। हम लगातार ये सब कर रहे हैं, इसका पर्पज़ ये है कि हम उन डेवलप्ड सिस्टम्स ऑफ फाइनेंसेस की तरफ जाना चाहते हैं जब हम कंफर्टेबल फील करें कि अब हम फुल कन्वर्टेबिलिटी में जा सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ अगर इंडिया की इकोनॉमी को फुली इंटीग्रेट करना है तो फुल कन्वर्टेबिलिटी की तरफ जाना होगा, और वो इंटीग्रेशन इंडिया इकोनॉमी की करेगा तो ही इंडिया ये दावा रख सकता है कि वो 2047 तक एक डेवलप्ड इंडिया हो जाएगा, डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। और उसके लिए उसे सीमलेस ट्रांजैक्शन इन द करंट अकाउंट और सीमलेस ट्रांजैक्शन इन द कैपिटल अकाउंट विद फुल कन्वर्टेबिलिटी अवेलेबल करानी होंगी। ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स को, जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ को, टेक्नोलॉजिकल ट्रांजैक्शंस को हिंडर करती हैं, ये चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। तो वही चीज़ है, जैसे यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लिमिटिंग कन्वर्टेबिलिटी हेल्प्स द इंडियन गवर्नमेंट मैनेज द इकोनॉमी एंड स्टेबलाइज द करेंसी। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सडन कैपिटल फ्लाइट, कि एकदम से कैपिटल फ्लाइट रुक जाए, ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पर आपने फुल कन्वर्टेबिलिटी कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में दी हुई है, देयर इज़ फुल कन्वर्टेबिलिटी, तो सारा पैसा विदेशों का यहाँ पर लगा हुआ है, इंडियन करेंसी ले लेकर के पैसा लगाया हुआ है। अब अचानक से यहाँ पर बाज़ारों में कोई दिक्कत आ जाए या अचानक से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत आ गई, तो फुल कन्वर्टेबिलिटी अगर अलाउड होती तो रातों रात करोड़ों भारतीय रुपए डॉलरों में कन्वर्ट करके वापस ले जाते। लेकिन वो जैसे ही ऐसा करने लगेंगे उन्हें परमिशनें लेनी होंगी, और एक लिमिट से ज़्यादा तो अलाउड भी नहीं है। तो इसलिए करेंसी फ्लाइट जैसी घटना ना हो जाए, एकदम से औंधे मुँह ना गिर जाए भारत, इसके लिए अभी भारत ने कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउ नहीं किया है। सो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सडन कैपिटल फ्लाइट विच कैन अकर इफ इन्वेस्टर्स क्विकली विड्रॉ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम द कंट्री। और वो कितना घातक होगा भारतीय उद्योग धंधों के लिए? कितना घातक होगा? रोका गया है। कैसे रोका है जानते हो? लिमिट्स हैं, नहीं ले जा। एक बार पैसा डाल दिया, तभी तो रोते हैं कि एक बार FDI के रूप में डाल दिया तो फिर अब धीमे धीमे परमिशन, रेगुलेशन, लिक्विडेशन और लंबे चंबे काम है, फिर कैसे जाके पैसा निकलेगा? ऐसे नहीं निकल सकता। नेक्स्ट, inflation control. By controlling the flow of foreign currency, the government can better manage inflation and maintain the value of the rupee. Next, balance of payment. Restrictions help manage the balance of payment. ये सारे MCQ की फॉर्म में आएंगे ऑप्शंस, कि फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी इसलिए नहीं है। ऑप्शन ए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी इन्फ्लेशन कंट्रोल, ऑप्शन सी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शन डी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ऑप्शन 5 फाइनेंशियल सिस्टम डेवलपमेंट। ऑल 5 आर करेक्ट। So balance of payments. Restrictions help manage the balance of payment. If a country spends more on import than it earns from exports, it can lead to deficit. Limited convertibility helps mitigate this issue. Next one is the foreign exchange reserves.
Maintaining adequate foreign exchange reserve is crucial for a country. Convertibility regulations help the Reserve Bank of India manage these reserves more efficiently. Last one is the financial system development. A gradual approach to convertibility allows for the development of domestic financial market and institutions, ensuring they can handle increased foreign investments and currency fluctuations. समय लगेगा उन चीज़ों में. So conclusion है, the limited convertibility of the Indian rupee is a strategic decision aimed at maintaining economic stability, controlling inflation, and managing foreign exchange reserves. While it allows for current account transactions, restrictions on capital account convertibility help safeguard the economy against the volatility and sudden shifts in capital flow. Okay? मैं कुछ और भी अभी पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा उसे भी सुन लीजिए. So the advantage of the full convertibility is that it signals the stability. ये बताता है कि कंट्री के फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल हैं, इकोनॉमी स्टेबल है, इसलिए कंट्री किसी भी चीज़ को लेके वरीड नहीं है, कैन हैंडल एनीथिंग. ये इन्वेस्टर्स के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस का एक सोर्स होता है. वो भर भर करके निवेश करते हैं ये सोच देख करके कि फुली कन्वर्टेबल है. इट मीन्स दे आर स्टेबल. सेकेंड, इट इंक्रीज लिक्विडिटी. दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूँगा, क्लियर हो गया. एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्लियर है. एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल, आपको फॉरेन कैपिटल मिल जाता है. एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज, यू नो दिस, क्लियर हो गया. इम्प्रूव इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़, आपको पता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीज़ें, तो इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ इंप्रूव हो जाती हैं. आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट्स यू कैन डू, आप बाहर निवेश कर सकते हैं. ईज बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस ईज होती हैं. एंड बैंकिंग इंप्रूवमेंट्स होती हैं. फॉरेन बैंक्स के साथ आपके कोलैबोरेशंस हैं, वो निवेश करेंगे, सारी चीज़ें आप भी वहाँ कर सकते हैं. एंड ऑनशोर मार्केट डेवलपमेंट, ऑनशोर मार्केट डेवलपमेंट, आपके यहाँ पर मार्केट डेवलपमेंट होता है. ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए. डिसएडवांटेजेस, लॉस ऑफ कंट्रोल, अब कंट्रोल आपके हाथों से गया. हाई वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है. फॉरेन डेट बर्डन बढ़ जाता है. लॉस ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस, कॉम्पिटेटिवनेस का लॉस हो जाता है क्योंकि इसके वाया कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि अब आपका रुपी फुली कन्वर्टेबल हो गया है. सपोज कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर निवेश, पैसा आ रहा है, भारत प्रॉमिसिंग है, इसकी वाया वो इंडियन करेंसी लेंगे. इंडियन करेंसी डियरर हो गई, और इंडियन करेंसी एक बार डियरर हो गई, एप्रिशिएट हो गई, तो आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ब्रेच हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा. चाइना इंडिया ये नहीं चाहता ज़्यादा, चाइना और इंडिया ये इतना नहीं चाहता, कि वो चाहता है कि एक्सपोर्ट्स प्रमोट हों, क्योंकि अल्टीमेटली आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना पड़ेगा. ओके, तो वो कॉम्पिटिटिवनेस कई बार लॉस होती है. लैक ऑफ फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स का लैक है भारत में इस समय में. यही कारण है कि हमने फुल कन्वर्टिबिलिटी की तरफ नहीं जाने की कोशिश की. जैसे उदाहरण के तौर पर फुल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी हैज़ वर्कड वेल इन वेल रेगुलेटेड नेशन दैट हैव अ रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस. जो मैंने समझाया था, भारत में नहीं है, यही प्रॉब्लम का कारण है. दैट्स ऑल, खत्म कहानी. ओके, तो फुल कन्वर्टिबिलिटी के कारण हम 2008 के रिसेशन से बचे, हमने समझा. फुल कन्वर्टिबिलिटी जरूरी है अगर इंडिया की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लार्जर स्केल पे आप करना चाहते हैं. आने वाले दिनों में फुल एक कन्वर्टिबिलिटी की तरफ हम जा सकते हैं. हम ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं उस तरफ, स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं. सेक्टर वाइज, एरिया वाइज, कैटेगरी वाइज, सेक्टर की किस सेक्टर में एफडीआई को अप्रूवल देना है, एरिया की बोरोविंग, लोन, लेंडिंग के क्षेत्र में कैसा काम करना है, हर स्टेप में हम डे बाय डे काम कर रहे हैं. हम एक बार में ये नहीं कर रहे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसा जैसा हम रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करें, वैसा वैसा हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसा परफॉर्म करते हैं, हमारे मार्केट्स उसको रीड करके कैसा बिहेव करते हैं, हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस कितने अच्छे हैं, हमारे रेगुलेटर्स कितने के मैच्योर हो गए, फिर हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे. करते करते एक दिन फुल कन्वर्टिबिलिटी भी आ जाएगा. ओके, इस तरफ हम चले जाएंगे. इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच.